हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो फैक्टर जाने से पहले अगर ये देख लें कि एंजाइम एक्टिविटी क्या चीज़ है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा फैक्टर्स को डिफाइन करना। ठीक है। अब जो बुक में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करूँ तो वो ये होगा कि हाउ फास्ट एन एंजाइम वर्क। ठीक है कि एक एंजाइम कितना जल्दी काम कर रहा है, सॉरी, एक एंजाइम कितना जल्दी काम कर रहा है किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इसको हम रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कहते हैं। अब बुक की डेफिनेशन देख लें कि वो कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट इन द यूनिट टाइम, यानी कितना प्रोडक्ट बन रहा है सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट से कितना प्रोडक्ट बन रहा है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है। अब क्या होगा कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा इसका मतलब एंजाइम की एक्टिविटी उतनी ज़्यादा है। तो ये बस इतना सा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जो बुक में डिफ़ाइन किया गया है। इसके बाद फैक्टर से आने से पहले एक और एलोस्टेरिक इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एंजाइम इनहिबिशन डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स की बात कर ले तो जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असर रखते हैं, सबसे पहला जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बैकग्राउंड ये है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं मॉलिक्यूलर मोशन पे। जितना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, मिलेंगे, तो उतना ज़्यादा रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होगा, बॉन्ड बनेंगे, टूटेंगे। सही होगा। तो मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एनर्जी पे। एनर्जी मोस्टली जो यूज़ होती है वो हीट एनर्जी यूज़ हो रही होती है केमिकल रिएक्शन में, हमारे केमिस्ट्री में। एंजाइम के मामले में ये है कि जितना एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जितना कांटेक्ट ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन ज़्यादा परफॉर्म होगा, और जितना एंजाइम सबस्ट्रेट कम एक दूसरे के साथ अटैच होंगे उतना रिएक्शन हमारा स्लो होगा। अब जो एंजाइम है वो हमारी बॉडी का एक लाडला कंपोनेंट है, इस तरह समझें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। हर चीज़ इसको अपने हिसाब से चाहिए होती है। इसी तरह टेम्परेचर भी क्या है कि एंजाइम का एक फेवरेट टेम्परेचर होता है जहाँ पर वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, जहाँ वो अपना जो काम है वो मैक्सिमम लेवल पर कर रहा होता है। अच्छा, अब वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उस एंजाइम का होता है जहाँ वो अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम शो कर रहा होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हो तो अब बात कर ले थोड़ा सा एग्जांपल जो उन्होंने बताया हुआ है। जो ह्यूमन बॉडी का जो एंजाइम्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 है, 37 डिग्री, जो हमारे बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। उसके बाद अगर इस टेम्परेचर से कम या ज़्यादा हुआ तो अब एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो इफ़ेक्ट होगी। सही है। तो इसके बाद वो ये बात बता रहा है कि जो एंजाइम्स हैं ह्यूमन बॉडी के वो 100 डिग्री पर डीनेचर हो जाते हैं। इसके पीछे ये है कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब प्रोटीन क्या है कि जब हायर टेम्परेचर पे जाके प्रोटीन का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है। तो अब जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है, तो एंजाइम की जो प्रोटीन होगी वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगी, वो काम की नहीं रहेगी। इस वजह से एंजाइम की एक्टिविटी तो इफ़ेक्ट होगी, साथ एंजाइम डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे, यानी उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाएगा, जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो उससे वो चेंज हो जाएगा। अब ये बात ये है कि 0 डिग्री पर एंजाइम डीनेचर नहीं होते या डिस्ट्रॉय नहीं होते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो प्रोटीन्स हैं वो हीट सेंसिटिव होती हैं। अब जो 0 डिग्री है वो तो लो टेम्परेचर है काफ़ी, तो इस पर जो एंजाइम होगा वो अपनी एक्टिविटी बहुत मिनिमम लेवल पे कर लेगा। सही है, लेकिन वो डीनेचर नहीं होगा। ये हमारे ह्यूमन एंजाइम की बात थी। उसके अलावा कुछ और बात कर रहा है, जैसे हायर एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादा अल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, या उसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं, तो उनका जो टेम्परेचर है वो उस हिसाब से होता है।
तो उसके बाद ये मैंने ग्राफ जो है वो ह्यूमन बॉडी के एंजाइम का बनाया हुआ है। एक ग्राफ जो है वो बुक में है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एंजाइम एक्टिविटी है और ये टेम्परेचर है। देखिए अब जो ह्यूमन बॉडी का एंजाइम होता है वो 37 डिग्री पर मैक्सिमम वर्क करता है। अब ये देख ले, ये जो पॉइंट है ये है 37 डिग्री। अब जैसे ही 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 37 पे जाके एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो रही है। अब इससे थोड़ा भी इंक्रीज़ कर रहा है तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो यही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी ह्यूमन एंजाइम की। इसके बाद मैं वो बुक वाला जो है डायग्राम वो दिखाता हूँ आपको जी। तो अब बुक के डायग्राम में देखें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया गया है। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल जा रहा है ये टेम्परेचर है और ये एंजाइम एक्टिविटी है। अब देखिए एक एंजाइम है जो 37 डिग्री उसका फेवरेट ऑप्टिमम टेम्परेचर है। उस पर क्या कर रहा है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर रही है। अब जैसे ही जाके टेम्परेचर 47 पे पहुंचेगा तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम लेवल पे चली जाएगी। ठीक है, तो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेम्परेचर की एंजाइम के ऊपर। टेम्परेचर के बाद पीएच आता है। जिस तरह टेम्परेचर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, इसी तरह एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच भी होती है जिस पे वो अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम शो करता है। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक नैरो रेंज होती है जहाँ पर वो अपना काम कर रहा होता है। सही, क्योंकि अब इसके पीएच के पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा एंजाइम है वो प्रोटीन का बना है। प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है। अमाइनो एसिड के ऊपर चार्जेस होती हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। वो चार्जेस क्या होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यानी प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो इस वजह से फिर वो एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, वो उसके बाद इनएक्टिव हो जाता है। जैसे टेम्परेचर में था कि हायर टेम्परेचर पे जाके एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं और बहुत कम टेम्परेचर पे जाके वो अपनी एक्टिविटी मिनिमम शो करते हैं। इसी तरह पीएच का सीन ये है कि वो पीएच चेंज पे इनएक्टिव हो जाते हैं। आयनाइजेशन की वजह से उनकी जो चार्जेस हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट पीएच पे काम करते हैं, क्योंकि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी बात कर लें तो माउथ का जो पीएच है वो डिफरेंट होता है, इंटेस्टाइन का जो पीएच है वो डिफरेंट होता है, और जो हमारे स्टमक है वहाँ एसिडिक पीएच होता है। तो हर एंजाइम का अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एक ऑप्टिमम पीएच होता है जहाँ वो अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम शो करेगा। अगर उस पीएच से थोड़ी सी भी कम या ज़्यादा हो जाएगी तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसके जो अमाइनो एसिड हैं उसके ऊपर चार्जेस चेंज हो जाएंगी। जो बुक में ग्राफ दिया गया है इसमें देखें, सबसे पहले पेप्सिन का बताया। देखें ये है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एंजाइम की एक्टिविटी क्या कितनी है, और पीएच जो नीचे मेंशन की गई है, पीएच चेंजेस से एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो ग्राफिकली वो बता रहा है। देखें अब जो पेप्सिन एंजाइम है उसकी जो मैक्सिमम पीएच है, जहाँ मैक्सिमम पीएच है ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, जहाँ वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, तो वो है 1.4। तो देखें जैसे ही पीएच 1.4 पे आएगा तो पेप्सिन एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। अब 1.4 पीएच से जैसे ही पीएच कम या ज़्यादा हो रही है तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह स्लेवरी अमाइलेज का वो एग्जांपल दे रहा है कि जो स्लेवरी अमाइलेज है उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है उसके ऊपर वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। उस पीएच से थोड़ी सी बेसिक या थोड़ी सी एसिडिक या अल्कलाइन हो रही है तो वो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो इसी तरह एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है जहां वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। पीएच की वजह से पीएच ज़्यादा या कम होने की वजह से जो अमाइनो एसिड के ऊपर चार्जेस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाता है और वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। टेम्परेचर और
पीएच के अलावा जो दो चीज़ें एंजाइम की एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन पर इफ़ेक्ट करती हैं वो एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन यानी मिकदार, एंजाइम और सबस्ट्रेट की मिकदार जो है वो इफ़ेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन को। अब बुक में जो है थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, वो ये डेफिनेशन है कि एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइम एक्टिविटी व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई। यानी अगर हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी एंजाइम की मिकदार यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है। अब रियल कंडीशन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है हमारे पास वो होता है बहुत लिमिटेड। तो क्या होगा कि एक मखसूस हद तक एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, उसके बाद वो सेम रहेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो 10 है और हमारे पास जो एंजाइम पड़े हुए हैं वो 5 हैं। अब देखिए 5 एंजाइम जब 10 सबस्ट्रेट पे काम करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है 1 मिनट में वो 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं 1 मिनट में। ठीक है। अब अगर हम एंजाइम की दो और एंजाइम बढ़ा दें, 7 एंजाइम कर दें, यानी एंजाइम की मिकदार 2 बढ़ा दी, तो सबस्ट्रेट हमारे पास 10 है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 7 बनेगा। यानी प्रोडक्ट बढ़ रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है। यहाँ हमने देखा ना कि द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी 1 मिनट के अंदर पहले 5 बन रहे थे, एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से प्रोडक्ट भी बढ़ गया, यानी एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। अब हमने 3 और एंजाइम बढ़ा दिए, 10 एंजाइम कर लिए और 10 सबस्ट्रेट थे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 10 बनेगा। यानी पहले जो हमारा बन रहा था प्रोडक्ट 5 बन रहा था 1 मिनट में, एंजाइम 2 बढ़ाने से 2 प्रोडक्ट और बढ़ गए, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई। 3 और एंजाइम बढ़ाने से हमारे जो प्रोडक्ट थे 3 और बढ़ गए। 1 मिनट में पहले 5 बन रहे थे, फिर 7, अब 10 बन रहे हैं, यानी प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज़ हुआ। सही है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लिमिटेड है। अब देखिए 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट पे काम करें, अगर मैं अब एक भी बढ़ाऊँगा तो वो हमारे पास तो सबस्ट्रेट 10 हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 10 ही बनेगा, लेकिन एंजाइम जो हमने एक बढ़ाया है वो फारिग ही रहेगा, क्योंकि अब सबस्ट्रेट है ही नहीं तो वो काम किस चीज़ पर करेगा। इसलिए एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एक मखसूस हद तक एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, उसके बाद वो उसके बाद जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कांस्टेंट रह जाती है, क्योंकि सबस्ट्रेट लिमिटेड है। अगर एंजाइम बढ़ाएंगे तो वो फारिग होगा, उसके पास कुछ काम करने के लिए होगा नहीं। लेकिन जब तक सबस्ट्रेट था हम एंजाइम बढ़ा रहे थे तो एक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही थी। ये इसका मतलब ये था। अब ग्राफ से देखें, जो बुक में ग्राफ है वो यही मैंने इजी करके बनाया हुआ है कि ये एंजाइम की एक्टिविटी है और ये हमारा जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये एंजाइम की एक्टिविटी है, ये एंजाइम की कंसंट्रेशन है। ठीक है। देखें अब जब हमारे पास सबस्ट्रेट था तो हम एंजाइम बढ़ा रहे थे तो एक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर रही थी। ठीक है। अब जब सबस्ट्रेट हमारे पास 10 था, उसके बाद हम अगर एंजाइम 10 हो गए थे, यहाँ तक 10 एंजाइम और 10 सबस्ट्रेट हो गए, तो अब यहाँ से जब एंजाइम बढ़ेंगे फिर भी हमारी जो एक्टिविटी है वो एक कांस्टेंट लेवल पे चलेगी, क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट है नहीं। तो जो हम एंजाइम बढ़ाएंगे वो काम किस पे करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो इसका मतलब जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो एक लेवल पे जाके कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे भी तो एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई असर नहीं आएगा। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का भी बिल्कुल सेम एंजाइम कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि एक मखसूस हद तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके बाद कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मखसूस एंजाइम होंगे। अब जब हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे भी तो एंजाइम तो सारे सेचूरेटेड हो गए। सेचूरेटेड का मतलब ये है कि हमारे पास 10 एंजाइम थे तो 10 के 10 ही सबस्ट्रेट के साथ लग गए। अब जब सबस्ट्रेट हम बढ़ाएंगे तो वो सबस्ट्रेट जाएगा कहाँ, इसलिए
कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा एक मखसूस हद तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से। ठीक है, यही सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की भी, कि देखें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से एक मखसूस हद तक एक्टिविटी तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब हमारे पास एंजाइम ही नहीं है जो एक्टिविटी परफॉर्म करें। इसलिए एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का यही एंजाइम एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट होता है कि वो एक मखसूस हद तक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाते हैं, उसके बाद फिर वो एंजाइम एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब बहुत एक और कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत ज़्यादा जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो जाती है तो उसका एंजाइम की एक्टिविटी पे रिटार्डिंग इफेक्ट आता है। अब वो रिटार्डिंग इफेक्ट क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से। वो इसलिए एक तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो बहुत बढ़ जाएगा। अब सबस्ट्रेट जो बहुत बढ़ गया तो ये काम क्या करता है, एक तो सबस्ट्रेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, जब हमारा एंजाइम है इसकी एक्टिव साइट के ऊपर आप देखें बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट आ गए, बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट आ गए, तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे कि मैं एक्टिव साइट के साथ लगूं या मैं लगूं। तो इस वजह से क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाएगी बहुत ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से। एक तो ये काम होगा, दूसरा काम ये होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होगी, बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, एंड प्रोडक्ट होगा, वो जमा होगा। अब ये जो एंड प्रोडक्ट होता है ये फीडबैक इनहिबिशन, एंजाइम की इनहिबिशन में काम करवाता है। तो ये जो फीडबैक इनहिबिशन या एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होगी, ये कॉन्सेप्ट भी हम एंजाइम इनहिबिशन में डिटेल में पढ़ेंगे।